हेलो मेरे दोस्तों। तो पिछली क्लास थोड़ी बड़ी थी और पिछली क्लास में सीखा था सिर्फ कॉन्सेप्ट। आज की क्लास को उसी कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली मेथड को हमें और आगे बढ़ाना है। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपने स्टडी मैट की प्रॉब्लम्स। हम स्टार्ट करेंगे अपनी बुक्स की प्रॉब्लम्स को। तो बुक आपके सामने है, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। हमें इलस्ट्रेशन नंबर 29 हमें क्वेश्चन दे रखा है सामने। 1 मान सकते हो, 29 कुछ भी मान सकते हो। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन आपको दे रखा है और इन क्वेश्चन को टेबल में दे रखा है, आपको टेबल में। तो आपका सही तरीका क्या होता है, जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम होती है पहले हम उसको टेबल में एनालाइज कर लेते हैं, फिर टेबल से इक्वेशन बनाते हैं। तरीका दोबारा सुनो। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को अगर आपको फॉर्मुलेट करना है, मतलब उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो किसी वर्ड प्रॉब्लम को पहले टेबल में कन्वर्ट करो। टेबल के बाद इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो इजीली रहेगा। ठीक है। तो जैसे सामने दे रखी है तो ऑलरेडी यहाँ पर टेबल गिवन है, तो हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। पर कभी कभी क्या होगा, किसी क्वेश्चन के अंदर टेबल गिवन नहीं होगी। जैसे अगला क्वेश्चन देखो आप, तो अगले क्वेश्चन के अंदर टेबल आपको गिवन नहीं है, पर इसमें हम टेबल बनाएंगे। फिर जाकर टेबल बनाना कोई जरूरी नहीं है, पर टेबल बनाओगे तो इजी रहता है, बस ये है, और कुछ नहीं, जरूरी नहीं है। अगर विदाउट टेबल आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा। आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखो, पहली बात मैं आपको समझा दूं, क्वेश्चन में जब जितना बोला जाए उतना ही आंसर देना है। दोबारा सुने, जितना आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको सिर्फ उसका ही आंसर देना है, और उससे ज्यादा आंसर नहीं देना। देखो क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग में कभी कभी कहता है कि सिर्फ आप फॉर्मुलेट करके दिखा दो। दो तरीके हैं। पहला कि आप बस फॉर्मुलेट कर दो। फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, उसको बोलते हैं फॉर्मुलेट करना। और फिर कहता है दूसरा, आप सॉल्व करके दिखाओ, वैल्यू निकाल के दिखाओ, फाइंड आउट करो, एलएलपी को सॉल्व करो। ये जब वर्ड का यूज करा जाएगा, सॉल्व करो, एलएलपी को सॉल्व करो, या ये पर्टिकुलर चीज फाइंड आउट करो, तब आपको सोल्यूशन मेथड निकालना है। मैं आपको बता रहा हूँ, सोल्यूशन मेथड हर क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है। जब आपसे पूछा जाएगा तभी निकालना, अदरवाइज मत निकालना। हमेशा हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मुलेट करना होगा। ठीक है। पर क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ फॉर्मुलेट ही नहीं बाकी भी करेंगे। मान लो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ फॉर्मुलेट करने को बोला, तो मैं फॉर्मुलेट नहीं, मैं आपको पूरा मेथड कराऊंगा, सॉल्यूशन ही बताऊंगा। ठीक है, तभी तो प्रैक्टिस हो पाएगी। ये चीज आपको कब करनी है, पेपर में। पेपर में करना है। पेपर में अगर बोला है कि सिर्फ फॉर्मुलेट करो, सिर्फ वर्ड को इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तब आपको उतना ही करना है। फिर आपको सोल्यूशन मेथड नहीं लगाना, ना तो ग्राफ से सॉल्व करना है, ना ही सिंपलेस्ट मेथड से सॉल्व करना है। सिर्फ फॉर्मुलेट करके दे देना है। जितना बोला जाए पेपर में उतना ही करना। यहां पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और हम ग्राफिकली मेथड को और सीखना चाहते हैं प्रैक्टिस करके। तो इसलिए अगर यहाँ पर फॉर्मुलेट भी बोला होगा तब भी मैं आपको ये क्वेश्चन को कराऊंगा और उसको पूरा कराऊंगा। ठीक है, चलो। केमिकल कंपनी पहले तो समझना बहुत जरूरी है। इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्वेश्चन को बहुत डीपली समझना होगा। एक केमिकल कंपनी है जो दो टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। कंपाउंड टू कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करती है। कंपोनेंट होना चाहिए वैसे, चलो कोई बात नहीं। दो टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिवन द यूनिट ऑफ द इंग्रेडिएंट सी और डी per kg of compound A and B as well as the minimum requirement of C and D and cost per kg of A। कहता है नीचे जो टेबल दे रखी है, ये टेबल है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोस्तों ये है प्रोड्यूस कर रहे हैं कंपाउंड, ये बी कंपाउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आप देखिए कि नीचे आपको ना एक टेबल दे रखी है। इस टेबल का इधर का मतलब है कि ये है वो कंपाउंड जो हमें बनाने हैं। ठीक है, आप कंपाउंड बोल लो, इसको कंपोनेंट बोल लो, या कोई केमिकल बोल लो। ठीक है, हमें इसका मतलब नहीं कि क्या बना रहे हैं, हमें मतलब है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, मान लो आप कोई केमिकल ए बना रहे हो, उस केमिकल ए में आपको दो टाइप्स की इंग्रेडिएंट डलते हैं। एक इंग्रेडिएंट सी डलता है और एक इंग्रेडिएंट डी डलता है। समझ में आया? इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज बना रहे हैं, मान लो आप कोई पनीर बना रहे हो, पनीर की सब्जी बना रहे हो, तो पनीर उसके लिए क्या है, वो इंग्रेडिएंट है। मतलब एक चीज को बनाने के लिए जो उसके सामान चाहिए। तो ऐसी मुझे अगर कंपाउंड ए बनाना है, कोई केमिकल ए बनाना है, तो मुझे सी और डी नाम के दो इंग्रेडिएंट चाहिए, जो कि 1 और 3 क्या है, ये 1 केजी और 3 केजी डलेगा हर एक यूनिट ए बनाने में। समझो मतलब, अगर मैं ए की 1 यूनिट बनाऊंगा तो उसमें मेरा 1 केजी का पर यूनिट, हर एक यूनिट बनाने पे 1 केजी तो सी वाला इंग्रेडिएंट डलेगा और डी वाला 3 केजी डलेगा हर एक यूनिट बनाने में। तो अगर मैं 1 केजी बनाता हूं, अगर मैं 1 केजी बनाता हूं कंपोनेंट कंपाउंड ए, ये कंपाउंड ए केमिकल ए कोई केमिकल मान लो, अगर मैं 1 यूनिट बनाता हूं तो मेरा 1 केजी तो लगेगा सी वाला इंग्रेडिएंट और 3 केजी लगेगा 1 यूनिट बनाने में डी वाला इंग्रेडिएंट। ठीक है, 1 केजी में। अच्छा, दोनों मिला के कितने लग गए, 4 केजी लग गए। सॉरी,
हाँ, तो मिला के 4 केजी लग गए। अगर मैं 1 की जगह 10 बनाऊं तो अब मेरा 1 केजी नहीं लगेगा, अब सी इंग्रेडिएंट मेरा 10 केजी लग जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट पर 1 केजी लग रहा है तो 10 यूनिट पे 10 केजी लग जाएगा। और अब ये कितना लग जाएगा, 30 केजी लग जाएगा। तो टोटल कितना लगेगा सर, मेरा 40 लगेगा। समझ में आ रहा है क्या मतलब है कि हर एक यूनिट बनाने में, कंपाउंड ए की हर एक यूनिट बनाने में सी वाला इंग्रेडिएंट 1 केजी डलेगा, डी वाला इंग्रेडिएंट 3 केजी डलेगा। ऐसी कंपाउंड बी केमिकल बनाने में सी वाला इंग्रेडिएंट 2 केजी डलेगा और डी वाला इंग्रेडिएंट 1 केजी लगेगा। यह है आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट और यह है आपकी कॉस्ट। कहता है अगर आप 1 केजी का यूज कर रहे हैं, 1 केजी इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, तो आपको 4 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट लगेगी। और 2 केजी अगर आप याला कर रहे हैं, बी वाले कंपाउंड में डाल रहे हैं, तो आपको 6 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट लगेगी। सर ये धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी मुझे यहां पर पता है, कॉस्ट देख के तो मुझे ये समझ में आया कि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमाइजेशन है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। अगर प्रॉफिट होता तो मैं क्या चाहता, ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट हो। यहाँ क्या हो रहा है, कॉस्ट, तो कम से कम कॉस्ट आए, ये तो सोचूंगा। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पर, मिनिमाइजेशन। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, ये बता क्या दे रखा है, ये 4 रुपए क्या है, 1 यूनिट बनाने में 4 रुपए की कॉस्ट आएगी और बी की 1 यूनिट बनाने में 6 रुपए की कॉस्ट आएगी। ये दे रखा है 4 और 6। मतलब अगर कंपाउंड ए की 1 यूनिट बनाते हो तो 4 रुपए 1 यूनिट की कॉस्ट आएगी, और कंपाउंड बी की अगर 1 यूनिट बनाओगे तो 6 रुपए 1 यूनिट की कॉस्ट आएगी। ये दे रखा है, और इतना इतना सामान इसके अंदर डलेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये 80 का मतलब क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब है कि कम से कम आपको इतनी रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है। ये क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कंपाउंड ए में 1 केजी और डालूं, मैंने कहा कंपाउंड ए में मैंने 1 केजी इंग्रेडिएंट डाला, हर एक यूनिट पर 1 यूनिट बनाऊंगा तो 1 केजी इंग्रेडिएंट सी डलेगा। कंपाउंड बी में 1 यूनिट बनाऊंगा तो 1 केजी इंग्रेडिएंट सी लगेगा। तो टोटल जो इंग्रेडिएंट सी लगना है, इंग्रेडिएंट सी लगना है दोनों कंपाउंड में, वो 80 से कम नहीं होना चाहिए। या तो 80 हो जाएगा या 80 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हम इंग्रेडिएंट सी 80 केजी तक यूज करें। मिनिमम कम से कम 80 केजी तो यूज करना है, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। मतलब समझोगे तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दोबारा समझते हैं, इंग्रेडिएंट सी कम से कम 80 केजी यूज करो, ये कंडीशन है। और इंग्रेडिएंट डी कम से कम 75 केजी यूज करो। अगर आपने 80 केजी से नीचे यूज करा तो आपकी ऑप्टिमम कॉस्ट नहीं आएगी। कम से कम 80 करो, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी कर सकते हो। तो कम से कम क्या मान के चलते हैं कि कम से कम 80 करनी है तो 80 ही करते हैं। जब हमने 80 करा तो हमें 80 पे कितनी यूनिट बनानी पड़ेगी और कितनी यूनिट बी की बनानी पड़ेगी, जिससे हम 80 ये मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर सके और हमारी कॉस्ट कम से कम आए। तो इंग्रेडिएंट सी आपको कम से कम 80 केजी का यूज करना है, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, 80 से ऊपर कर सकते हैं, 80 से नीचे नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। ऐसी इंग्रेडिएंट डी कम से कम 75 केजी का यूज करना है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया आप करो राइट डाउन द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। मैथमेटिकली मतलब फॉर्मुलेट कर दो, और हमें कॉस्ट क्या करनी है, मिनिमाइजेशन करनी है। तो आपको सिर्फ फॉर्मुलेट करने को बोल रहा है। जब आपको बोलेगा ना फाइंड करो कितनी यूनिट ए की बनाए, कितनी यूनिट बी की बनाए, तब आपको सोल्यूशन मेथड लगाना है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर दोनों लगाऊंगा, मैं फाइंड करके भी दिखाऊंगा आपको। तो करें कैसे इसको, टेबल को दोस्तों ने देखिए सामने देखेंगे। मैं क्वेश्चन 1 कर रहा हूं इस चैप्टर का, और सबसे पहले तो लेट करते हैं हम क्या, लेट द नंबर ऑफ यूनिट, लेट द नंबर ऑफ यूनिट लेट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कंपाउंड ए, कंपाउंड ए कोई केमिकल मान लो, कंपाउंड ए कि कितनी यूनिट बनाओगे, मैंने कहा x यूनिट बनाऊंगा। x यूनिट कंपाउंड ए की बनाओ, और द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कंपाउंड बी y यूनिट बी की बनाओ, जिससे आप इंग्रेडिएंट सी 80 केजी यूज कर पाओ कम से कम, और इंग्रेडिएंट डी 75 केजी यूज कर पाओ दोनों बनाने में, और आपका जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। ठीक है, ध्यान सुना। वो आपसे पूछ रहा है कितनी यूनिट कंपाउंड ए की बनाऊं और कितनी यूनिट कंपाउंड बी की बनाऊं, जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आ जाए। अगर आप 1 यूनिट कंपाउंड ए की बनाओगे तो 4 रुपए की कॉस्ट आएगी, अगर आप 1 यूनिट कंपाउंड बी की बनाओगे तो 6 रुपए की कॉस्ट आएगी। तो कितनी यूनिट ए कंपाउंड बनाऊं और कितनी यूनिट बी कंपाउंड बनाऊं, जिससे मेरा ऑब्जेक्टिव जो है मिनिमाइजेशन कॉस्ट वो कम से कम हो जाए। क्लियर है ये सब? अगर ये आपको क्लियर है तो ये समझो कि कितनी यूनिट ए की बनाऊं और कितनी यूनिट
बी की बनाऊं जिससे मेरा जो इंग्रेडिएंट सी है वो कम से कम 80 केजी तक यूज हो जाए। क्लियर है या नहीं है? चलो, तो यहां पर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, कुछ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट सी की बात करें तो इंग्रेडिएंट सी कम से कम कितना यूज करना, 80 केजी दोनों प्रोडक्ट को बनाने में। हमें बनाने दोनों प्रोडक्ट है, पर हर एक प्रोडक्ट को बनाने में, अच्छा प्रोडक्ट अगर एक कंपाउंड ए की 1 यूनिट बनाऊंगा तो 1 केजी लगेगा इंग्रेडिएंट सी, और कंपाउंड बी की 1 यूनिट बनाऊंगा तो 2 केजी लगेगा। तो कितनी यूनिट ए की बनाऊं और कितनी यूनिट बी की बनाऊं, जो दोनों मिलाकर कम से कम 80 केजी ऑफ इंग्रेडिएंट सी यूटिलाइज हो जाए या उससे ज्यादा होगा। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखे ना, कम से कम इतना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चलेगा ऊपर। ठीक है, तो मैंने कहा x इंटू 1 केजी, दोबारा समझना, x इंटू 1 केजी का मतलब क्या है कि x है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कंपाउंड ए, कि ए की कितनी यूनिट बनाऊं और हर एक यूनिट बनाने पे 1 केजी का आपके पास इंग्रेडिएंट सी लगेगा, प्लस कितनी नंबर ऑफ यूनिट y, y नोट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कंपाउंड b, कि कितनी यूनिट b की बनाऊं और हर 1 केजी पे 2 केजी का आपके पास क्या लगेगा, इंग्रेडिएंट सी। और दोनों में इंग्रेडिएंट जो लगा वो कम से कम 80 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, या तो 80 के बराबर आ जाए या उससे ज्यादा आ जाए। क्लियर है नहीं है? अभी केजी हटा दो, जब हम मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं तो केजी का यूज नहीं करते। तो x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, x प्लस y मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 2y, और ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो ये आपके पास एक फर्स्ट इक्वेशन बनी कंडीशन कि x यूनिट पे, हर एक यूनिट पे 1 रुपए 1 केजी लगेगा। तो मान लो अगर मैं 40 यूनिट बनाता हूं ए कंपाउंड की, कितनी यूनिट बनाता हूं, 40, एस की वैल्यू अगर मेरी 40 आती है तो 40 केजी लगेगा इंग्रेडिएंट सी। और अगर वाई की बनाता हूं, अगर मैं मान लो जैसे अज्यूम कर रहा हूं कि अगर मैंने इसकी 40 बनाई और इसकी 60 बनाई तो 40 जो है मेरी एक्स की है बनाई, जस्ट अज्यूम कर रहा हूं कि अगर मैं 40 एस की बनाऊं तो 40 केजी लग जाएगा इंग्रेडिएंट सी, और 60 इसकी बनाऊं तो इसका लग जाएगा 60 दूनी 120 केजी लग जाएगा, इसमें 120 और 160 केजी होगा, जो 80 से ज्यादा होगा। ऐसे कहने की कोशिश कर रहा था मैं। ठीक है, अब बनाना कितना है ये अभी हमें नहीं पता चलेगा, ये तो हम नंबर ऑफ यूनिट अगर आपको फाइंड करने को बोलता तो आपको देखो, हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि नंबर ऑफ यूनिट फाइंड करो, हमें क्वेश्चन में बोला है सिर्फ फॉर्मुलेट कर दो, सिर्फ आप बता दो मैथमेटिकली कैसे इसको करेंगे, बस। पहली इक्वेशन समझ में आई। दूसरी इक्वेशन क्या है, सेम, कि कितनी यूनिट ए की बनाए और कितनी यूनिट बी की बनाए, जिसमें दोनों जब इंग्रेडिएंट डी डालेंगे दोनों यूनिट में उनको मिलाकर 75 से कम नहीं होना चाहिए, 75 या उससे ज्यादा रहे। तो सिंपल है, अगर मैं कंपाउंड ए की 1 यूनिट बनाऊंगा तो 3 केजी का मेरा हर केजी पे लगेगा। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट, अब ये मेरा सेकंड। अगर मैं एक्स नंबर ऑफ यूनिट बनाऊं कंपाउंड ए की तो हर एक यूनिट पे 3 केजी का इंग्रेडिएंट डी डलता है, प्लस, और अगर मैं वाई यूनिट बनाऊं, वाई नंबर ऑफ यूनिट बनाऊं कंपाउंड बी की, तो उसमें हर बी का कंपाउंड बनाने में 1 केजी का क्या लगेगा, इंग्रेडिएंट डी लगेगा। और दोनों इंग्रेडिएंट जो लगे हैं यूनिट बनाने में वो कम से कम 75 हो या उससे ज्यादा हो, मतलब मिनिमम कम से कम 75 तो होने ही चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 75 के ऊपर भी हो सकता है। तो इस वाले का साइन आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब एक्स प्लस वाई ग्रेटर होना चाहिए 75 या उससे ज्यादा। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x हो जाएगा, प्लस y मल्टीप्लाई 1 y हो जाएगा, इजिकल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन गई। ठीक है, जब ये दूसरी इक्वेशन बनी, और तीसरी क्या हो गई कि जो हमारे x है, जो बताओ क्या x जो नंबर ऑफ यूनिट में प्रोड्यूस करूंगा, ये कंपाउंड ए की जो यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, या तो एक भी नहीं करूंगा या मैं 1 से ज्यादा करूंगा, या तो मैं 0 करूंगा या 0 से ज्यादा होगा, कभी नेगेटिव तो नहीं होगी। तो x और y ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा, 0। तो ये आपको हर बार डालना होगा कि x और y ये दोनों के दोनों या तो वो 0 के बराबर होंगे, या तो आप दोनों के दोनों कंपाउंड में से कोई भी नहीं बनाओगे, या 0 से ज्यादा होंगे, या कुछ ना कुछ बनाओगे। तो ये एक इक्वेशन रहती है दोनों। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि x एक बार ग्रेटर देन 0 है और y एक बार ग्रेटर देन 0 है, कॉमा लगा दिया ना, दोनों का मतलब एक ही हो गया कि x ग्रेटर देन 0 होगा, y भी ग्रेटर। और दोस्तों ये हमारा क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो डायग्राम है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनेगा। ठीक है ना, चलो इसके बाद हमारी ये होगी इक्वेशन। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या कहता है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या कहता है,
ये कहता है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना। शॉर्ट फॉर्म मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना हमारा क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो हम इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से डिनोट करते हैं, और हर एक यूनिट एक्स की बनाने पर मुझे 4 रुपए की कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या था, पर केजी का मतलब कि हर एक यूनिट इसकी बनाने में मुझे 4 रुपए पर यूनिट पे कॉस्ट आएगी, और हर एक यूनिट बी की बनाने पे मुझे 6 रुपए की कॉस्ट आएगी। हर एक यूनिट बी की बनाने पे मुझे 6 रुपए की कॉस्ट आएगी। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो 4x प्लस 6y, ये डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ यूनिट आप कितनी बना रहे हो एक्स की, और वाई की कितनी बना रहे हो। ठीक है, तो हर एक यूनिट एक्स की बनाने पे मेरे को 4 रुपए की कॉस्ट आएगी। एक्स किस पे होगा, एक्स जो यूनिट है वो केजी पे आता है। एक्स जो यूनिट है वो, अगर 1 केजी ऑफ कंपाउंड बनाऊंगा तो मुझे 4 रुपए पर केजी है, मतलब 4 रुपए पर केजी लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है, 4 रुपए पर केजी। 1 केजी कंपाउंड बनाऊंगा तो 4 रुपए लगेगा, 2 केजी बनाऊंगा तो मतलब 1 केजी को 1 यूनिट मान लिया मैंने। तो अगर 1 यूनिट आप एक्स बनाते हो तो 4 रुपए, 1 यूनिट ऑफ वाई बनाते हो तो 6 रुपए की कॉस्ट आएगी। इसको कम से कम लाना है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन खत्म। एज पर स्टडी मैट तो क्वेश्चन खत्म। उसमें ये बताना था कि फॉर्मुलेट करके दिखा दो। कहता है राइट ड्रॉन मतलब राइट डाउन द प्रॉब्लम मैथमेटिकली, बस मैथमेटिकली मतलब फॉर्मुलेट कर दो और मिनिमाइजेशन कॉस्ट, इतना करना था। पर यहां से मैं चालू करूंगा ग्राफिकली, क्योंकि मुझे आपको कौन सा समझाना है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मानी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मानी, और इन दोनों को मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान ली। ठीक है, सब कुछ हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। अब पहले की तरह आ जाओ, कैसे करते थे, हर एक इक्वेशन को लेते सोल्व करते थे, टेकिंग इक्वेशन 1। बाकी मेरे को जितना पूछा गया था मैंने कर दिया सोल्व, इससे ज्यादा आगे सोल्व नहीं कर रहा, पर मुझे आपको प्रैक्टिस करानी है ग्राफिकली मेथड की। ठीक है, कहीं से भी आ सकता है पेपर में क्वेश्चन। टेकिंग इक्वेशन, अगर यहां तक आया तो बल्ले बल्ले, पर ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं। अगर उससे बोला भाई बाई यूजिंग ग्राफिकली मेथड, बाई यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, तब आपको करना पड़ेगा, है ना, जो से मेथड बोलेगा। क्यों ना अभी जो एक मेथड सीखा उस पर प्रैक्टिस करते हैं। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन लेंगे, और क्या है पहली इक्वेशन जरा देखना, ये एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 80, एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगले स्टेप पे क्या करते हैं याद है ना आपको, x प्लस 2y इक्वल टू 80। हम क्योंकि हमें यूटिलाइज करना होता है, 100% यूटिलाइजेशन करना होता है, तो 80 के बराबर रख देते हैं। अब क्या करना होता है कि 80 को 1 बनाना है, इसलिए बोथ साइड डिवाइडेड बाई 80, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 80। इसको हम दो साइड डिवाइड बाई करेंगे तो यह हो जाएगा 80 प्लस 2y डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 80। वैसे इसको अलग अलग भी लिख सकता था, चलो जल्दी से कर लेंगे। x अपॉन में 80 प्लस 2y अपॉन में 80 इज इक्वल टू 1। तो अभी मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी क्या, नहीं बनी। देखो x के आगे तो कोई कांस्टेंट नहीं है तो ठीक है, पर y के आगे 2 कांस्टेंट, 2 को उठा के नीचे भेज दूंगा तो 80 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 40 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 80, यहाँ से ऐसे काट लो, 2 1 जा 2 और 2 40 जा सिंपल, प्लस y डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 1। तो मेरी बन गई एक स्टैंडर्ड फॉर्म। और जैसी मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है हेयर x मेरा हो गया 80, तो y कितना हो गया बताओ, 0। और अगर y मेरा 40 है तो s कितना हो गया बताओ, 0। समझाया था मैंने, लॉजिक में आपको प्रीवियस क्लास में देख चुका हूं। ठीक है, टेकिंग इक्वेशन 2, अब क्या करना है, सॉल्व करना है। टेकिंग इक्वेशन 2 सॉल्व कर देते हैं, और x y वैल्यू निकालो। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 75, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो 3x क्या है, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 75। अगले स्टेप पे इसको इक्वल कर देते हैं ऑप्टिमल के लिए। 75 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, हो जाएगा 3x प्लस वाई अपॉन में 75 इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 75। तो एक बार 3x अपॉन में 75 हो जाएगा, प्लस y अपॉन में 75 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इस 3 को उठा के नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या 75 में से 3 जाते हैं, 75 डिवाइड बाई 3 होता है, हाँ होता है, 75 आ गया। तो 3 1 जा 3, 3 25 जा, तो s की वैल्यू आ गई आपके पास 25, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 75 इज इक्वल टू 1। हेयर x आपके पास 25 हो गया, इसके नीचे जो वैल्यू 25, y की वैल्यू क्या आ गई 75,
अगर एस की 25 है तो वाई की इधर क्या होगा 0, और अगर वाई की 25 से 75 है तो एस की क्या होगा 0। बन गया ये फॉर्मेट। पर इसका भी जरूरत नहीं है, अगली बार से मैं ये नहीं लिखूंगा, इसकी जरूरत नहीं होती मुझे। सीधा एक्स पे मारा और वाई मारा, लाइन कर दिया ऐसी टेढ़ी। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं होती मेरे को। ठीक है, अगली बार से नहीं लिखा करूंगा। टेकिंग इक्वेशन थर्ड, क्या था वो भाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x और y जो भी निकलेगा वो 0 या 0 से ज्यादा ही होगा। तो x बराबर 0 हो गया अगले स्टेप पे, और इधर y बराबर 0 हो गया, खत्म। ग्राफ बना दो भाई, सिंपल तो था, मैंने कहा था ना बहुत जल्दी हो जाएगा। बस ग्राफ थोड़ा ध्यान से, जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तब हमें ध्यान से देखना होता है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। मुझे बताओ x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 25 दिख रही है यहाँ, 75, y की तो 75 दिखी है मैक्सिमम वैल्यू, x की 80 दिख रही है, तो x की 80 तक ले जाओ, y की 75 तक ले जाओ। तो 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, क्या करूं, सही है। 10-20 कर लेते हैं, 10-20 कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभी छोटा पड़ रहा है, चलो छोड़ो ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यार अच्छा सा नहीं लग रहा, मैं खुला खुला लिख लेता हूँ। देखो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 बहुत है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ओहो, ज्यादा ही खुला कर दिया लग रहा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। एस की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही थी, एस की मैक्सिमम वैल्यू जा रही थी सर आपके पास 80 तक, और वाई की जा रही थी 75 तक। अब एक एक करके सोल्व करते देखना। पहली क्वेश्चन देखो, एक्स और वाई का निकला। मैंने कहा था मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इनसे मतलब नहीं है दोस्तों, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब एक्स की 80 और वाई की 40 प्लॉट कर देना। एक्स की 80 और वाई की 40, एक्स की 80 और वाई की 40। जब मैं प्लॉट करता हूँ डायरेक्ट, इसको मैं डायरेक्टली प्लॉट कर सकता हूँ यहाँ पर। थोड़ी लाइन बड़ी करता हूँ इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक है, एक्स की 40 वाई की क्या था, एस वाई की 40 एक्स की 80 डाल दी। अब दूसरी इक्वेशन में देखो, एक्स की 25 वाई की 75, एक्स की 25 यहाँ होगा बीच में, और वाई की 75 यहाँ होगा बीच में। मिला दो दोस्तों इसको। दो इक्वेशन दी थी, दो लाइन खींच दी। एक जो होता है y वो यहाँ जाता है, और x जो होता है यहाँ जाता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू, y ग्रेटर देन इक्वल टू, और x ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, तो अब देखो कहां पर बनेगा, अब ये आपको ध्यान देना है। एक चीज आपको ध्यान देनी, इक्वेशन लिखो पहले तो यहाँ पर। इसकी इक्वेशन क्या होती थी, इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और x इधर क्या था इक्वेशन, x प्लस 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 75, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 75।
3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अब आप देखो ग्रेटर देन का साइन है या स्मॉलर देन। वेरिएबल देखो इधर देखना, इधर ध्यान दो, x प्लस 2y बड़ा है 80 से, तो 80 से बड़ा है तो 80 से आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा। देखना ये वेरिएबल ये 80 से बड़ा है या छोटा है, सर बड़ा है, मतलब 80 से आगे की तरफ। 80 कहाँ, यहाँ, तो आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ जाएगा, तो इसका एरो इधर घुमा देना। ठीक है, ये घुमा दिया। इसके बाद अब ये देखो 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अब 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 75 ये रहा। इससे ज्यादा है या कम है, वेरिएबल 75 से ज्यादा है मतलब x की वैल्यू जो भी आएगी या y की वैल्यू वो 75 से ज्यादा आएगी तो मतलब ऊपर या नीचे, सर ऊपर, तो उसको इधर की तरफ भिजा दो। जब आप देखोगे यहां से ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन देखिए आप बस, ये वाली लाइन देखोगे तो ये पूरा इधर 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 जा रहा है, जहां मेरा एरो जा रहा है वो देखना, ये गया इधर इधर इधर। और ये वाली लाइन देखोगे तो ये इधर 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 जा रहा है। तो अगर आप बात करूं, ये एक यहां से यहां जा रहा है, और अगर इसकी बात करूं तो ये यहां से चालू हो रहा है, ये ऐसे करके। तो दोनों कहां पर मिल रहे हैं आपस में, इसके ऊपर साइड। तो जो दोनों मिलेंगे वो एक यहां से मिल रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही, क्योंकि ये इधर से जा रहा है, ये लाइन से इधर होगा और इस लाइन से ऊपर होगा। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन पार्ट है वो होता है क्या है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन पार्ट है वो ये है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाएगी लाइन। दोनों का कॉम्बाइन यहां पर होगा, जहां दोनों आपस में क्या करेगी, कॉम्बिनेशन मिलेगा, दोनों मिलेगी आपस में, वो यहां होगा इधर। ठीक है सर, समझ में आ गया। दोबारा देख लो तो एक बार, मैंने कहा ये यहां से ऊपर जाएगी, जब यहां से ऊपर जाएगी तो ये लाइन इधर भी ड्रॉ होगा, और ये यहां से ऊपर जाएगी तो इधर भी ड्रॉ होगा। जब ये लाइन इधर ड्रॉ होगी तो इधर तो दो कंबाइन आया नहीं ना, कंबाइन कहां आया, दोनों लाइन का जो ड्रॉइंग एरिया है वो कहां पर ज्यादा आया। मैंने कहा देखो ध्यान दे रहा फिर दोबारा, ये मैंने ऐसे ऐसे करा, ये मेरा ऐसे ऐसे करके ये कंबाइन एरिया चले गया ऐसे करके। ठीक है, ये ऊपर गया मेरा ऐसे ऐसे करके कंबाइन एरिया चले गया। अब दूसरे पेन से करा, मैंने कहा इसका कंबाइन एरिया बताओ, ये भी ये वाली लाइन का, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन का ऊपर देखो, ऊपर जा रहा है तो यहां से जाएगा। जब ये ऐसा जाएगा तो मुझे बताओ क्या यहां पर कुछ आया, अगर यहाँ देखो हरा वाला आया, यहाँ पर नहीं आया, क्या इस वाले पॉइंट पर हरा वाला आया, इस वाले पॉइंट पे देखो क्या इधर हरा वाला आया, इधर हरा वाला नहीं, इधर सॉरी इधर वो आया, क्या कहते हैं ये वाला साइन दूसरा वाला, मतलब ये कौन सा पेन है, रेड गुलाबी कलर का ना, इधर आया नहीं आया, इधर हरा वाला आया नहीं आया, तो कहां पर दोनों आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं ना, जहां पर मैंने येलो सेट करा है। तो बस यही तो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, कि जहां पर दोनों का कंबाइंड ड्रॉन होगा वो बना जाएगा सर। तो जो मेरा ड्राइंग एरिया है वो कौन सा होगा, ये वाला, इसके ऊपर। एरो देख के समझो ना आप, आपको एरो देख के समझना, ये एरो यहाँ को जा रहा है, ये एरो यहाँ से इधर आ रहा है, ठीक है, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम इधर आ रहा है, और ये यहाँ से इधर आ रहा है, तो इसका तो नीचे आया ही नहीं, तो ये तो भूल जाओ। और इस वाला यहाँ से यूं जा रहा है और इसका नीचे नहीं आया, तो यहाँ से ये भूल जाओ। तो ये जो एरिया है ये वाला, इस एरिया पे आपके पास ड्राइंग पड़ेगा। तो करेंगे कैसे, ऐसे, बस आपको पेन से ऐसे कर देना है। मैं आपको बताऊंगा पेंसिल लेकर जाना भैया कहां पर, OMSM के पेपर में। और बताओ कॉर्नर पॉइंट कहां पर है, एक ये है कॉर्नर पॉइंट, एक ये है कॉर्नर पॉइंट, और एक ये है कॉर्नर पॉइंट। 3 कॉर्नर पॉइंट दिखे मुझे बस, ठीक है। पहला कॉर्नर पॉइंट को मैं A नाम दूंगा, और ये कहां आएगा, y की वैल्यू 80 है, देखो y की लाइन पर 80 आ रहा है और x की वैल्यू 0। ये मेरा A कॉर्नर पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 80 है। ये मेरा C कॉर्नर पॉइंट है, जिसमें मेरा x की वैल्यू, इधर x की वैल्यू 75 है, 75 इधर मेरी y की वैल्यू 75 है। देखो ये y वाला हुआ है एक्सिस, इधर y का 80 और 70 के बीच में 75 है, ये तो मैंने कहा डाइट पॉइंट ही 75 वाला डाला है ना। x की वैल्यू इस लाइन पे 0 होती है और 75 वैल्यू मेरी, y की वैल्यू इस लाइन पे 0 हुई, तो C मेरा जो पॉइंट है ये 80 है, तो 80 की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 0। ये हो गया दूसरा।
इधर देखो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बी नाम दूंगा, यही मेरा वो पॉइंट है, पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ ये इंटरसेक्शन पॉइंट पड़ा था, यहाँ और यहाँ, इन दोनों को आपस में भिड़ा कर, इन दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज बी। तो बी इंटरसेक्शन पॉइंट बनाएंगे, और इन बी का जो इंटरसेक्स पॉइंट हुआ ये कौन सी दो लाइन पे इंटरसेक्ट हुआ है, पहले समझ में आया। कॉर्नर पॉइंट किसे कहते हैं, जो ये कॉर्नर जहां पर दो लाइन आपस में कट जाती है वो कॉर्नर पॉइंट होते हैं। एक ये वाली लाइन कटी, ये वाली देखो, एक रेड वाली और ये वाली कटी, ठीक, एक ये वाली दो रेड कटी और एक इस वाले पे ये कटी, और वहीं पर कॉर्नर पॉइंट उसी के लिए जहां पर ड्रॉ करा गया है कॉमन पार्ट। देखो यहां ड्रॉ करा है तो ये भी तो कॉमन पार्ट के अंदर आया, ये कॉमन पार्ट के अंदर आया, ये सारा कॉमन पार्ट के, ये भी कॉमन पार्ट के अंदर आया, और यहाँ पर भी कॉमन पार्ट के अंदर आया, इधर इतना तक, बस इतना तक, यहाँ तक, क्योंकि इससे नीचे जाएगा नहीं, नेगेटिव हो जाएगा। ये मेरा कॉमन पार्ट के अंदर आया। अगर ये मेरा कॉमन पार्ट के अंदर आया तो ये वाले कॉर्नर पॉइंट लेने हैं और इस कॉर्नर पॉइंट का ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, जिस लाइन लाइन दो लाइन काटकर जो ये पॉइंट बना था उस लाइन को आपस में सॉल्व कर लो। इसकी इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इक्वल टू 80, और इसकी क्या थी 3x प्लस y इक्वल टू 75। x प्लस 2y इक्वल टू 80 एक इक्वेशन ये थी, और 3x प्लस y इक्वल टू 75। सॉल्व कैसे करेंगे, किसी भी दो वेरिएबल को सिमिलर बना दो। तो मैंने कहा क्या बनाऊं, मैंने कहा चलो इसको बना देते हैं इधर, या तो मैं इसको पूरी लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x हो जाएगा, या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2y2 हो जाएगा। चलो इसको कर देते हैं, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, इसको 1 से कर दो। क्यों करा, रीजन समझ में आया ना आपको, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड है। इसको मैं मान के चलता हूं, मैंने पिछली वाले में बोला कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको आता है, ठीक हो। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3x प्लस 3x 3 3 6x 8 24 2 40, 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस y इजिकल टू 75। सॉल्व करेंगे, और क्योंकि अब हमने x एक जैसे कर दिए तो अब एक प्लस और एक माइनस साइन चेंज करके कट जाएगा ये, और यहाँ बच जाएगा 5y। अगर एलिमिनेशन नहीं आता ना भाई तो मुझे बताइए, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद समझेंगे। नहीं आता तो मुझे मैसेज कर देना, वो मत समझना कि सर हमें, सर क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचूंगा भाई, नहीं आता, कोई नहीं आता, भूल भी जाते हैं, और मैथ नहीं पढ़ी होती तो बहुत टाइम हो जाता है, तो नहीं आता तो बता दीजिए, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा एलिमिनेशन मेथड की। 240 में से 75 गए, 240 में से 75 गए, कितना बचेगा 165। तो y की वैल्यू आ जाएगी 165 डिवाइड बाई 5, ये आगे 33, तो y की वैल्यू आ गई 33। और अगर y की वैल्यू है तो इन दोनों में से किसी भी एक इसमें डाल दो, मैंने कहा इसमें डाल देते चलो, तो ना हो 3x प्लस y इजिकल टू 75, y की वैल्यू मेरी क्या आई 33, 75 डाल दी 33, वो तो भेजेंगे, तो 3x इजिकल टू 75 माइनस 33 क्या है 42, तो s की वैल्यू क्या आ गई 42 डिवाइड बाई 3, क्या है 14, s की वैल्यू आ गई 14। तो जो मेरा कॉर्नर पॉइंट था ना b, तो s की वैल्यू मेरी 42 आई और मेरा कॉर्नर पॉइंट निकल गया, तो x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू 33। तो ये जो मेरा कॉर्नर पॉइंट निकला, ये x जो बिलोंग कर रहा है ये वाला, नहीं नहीं नहीं, हाँ सही तो है, s की वैल्यू मेरी 14 आई है, 40 तो ना, s की वैल्यू मेरी 14 और ये 33, मतलब ये कि ये पॉइंट जब यहाँ पर टच होगा ना, यहाँ पर ये पॉइंट होगा 33, ये पता चला हमें, और जब ये पॉइंट यहाँ पर टच होगा ना तो ये पॉइंट पता क्या होगा, ये पॉइंट होगा 14, तभी निकला 14 और 33। समझ में आया। तो ऐसे सॉल्व करने से, दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करने से पता चलता है 14 आएगा इसका आंसर, 75 डिवाइड बाई 3, नहीं 75 थोड़ा ना बताइए, 35 माइनस 75 माइनस 33, 42 आया था, और 42 डिवाइड बाई 3 14 आया। ठीक है सर, ऐसे करना था। चलो, तो ये 14 आ गया इसकी वैल्यू, और यहाँ पर y की वैल्यू 33 आ गई, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू इधर 14 और 33। अब निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ मिनिमाइजेशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन लिखो, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा कॉर्नर पॉइंट, फिर आएगा यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन पॉइंट, जो कि हमारा जेड की वैल्यू क्या थी, जेड था भैया x 4x प्लस 6y, याद आ रहा है ना, हर एक केजी बनाने पे 4 रुपए की कॉस्ट आएगी, और ये था मेरा मिनिमाइजेशन। अब मैं यहाँ पर मैक्सिमाइज नहीं देखूंगा,
अब मैं यहाँ देखूंगा कहाँ सबसे कॉस्ट कम आ रही है, वो देखूंगा। कहीं यहाँ पर फिर मिनिमाइज निकाल रहे हो। ए पॉइंट है मेरा कॉर्नर, बी पॉइंट है और सी पॉइंट, 3 पॉइंट मेरे कॉर्नर पॉइंट है। बी पॉइंट अभी निकाला 14 और 33, सी पॉइंट निकाला है, सी पॉइंट ऊपर देखो, कॉर्नर पॉइंट देखो 0 और 75 और 80 और 0, 0 और 75 और 80 और 0। सॉल्व कर लो। जब 0 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा, देखो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 75, 0 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, वाई पे 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये आएगा 450। सॉल्व करना आपको आता है सर, एस की वैल्यू डाल दो 0, वाई की वैल्यू 75। ऐसी एस की वैल्यू डालेंगे 14, तो 4 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 56 प्लस, और वाई की जगह पर डालेंगे 33, तो 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 36 आएगा 198 बराबर, तो 198 प्लस 56 ये आ गया 254। ठीक है, इधर एस की जगह पे डालो 80, तो 80 मल्टीप्लाई 4 ये आ गया 320। अब तीनों में से मिनिमम कहां पर है, तीनों में से मिनिमम जो है वो वाला पॉइंट है, तो ये हमारा हो गया मिनिमाइजेशन। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि आपके पास नंबर ऑफ यूनिट या केजी ऑफ कंपाउंड ए बी एक्स जो था वो आ गया आपके पास। कितने बनाऊं एक्स का, कितना केजी बनाऊं, 14 केजी बनाओ एक्स के लिए, और नंबर ऑफ केजी कंपाउंड बी और जो कि वाई ट्रीट करा था उसके लिए बनाओ 33 केजी। जब आप ये बनाओगे तो आपकी जो ऊपर की इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे सेटिस्फाई हो जाएगी, आपने कहा था ना कि 14 कितनी यूनिट बनाऊं जिससे मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। चेक करना जरा, देखो इधर चेक करो, इधर देखो, ये था ना, मैं कितनी जानना 14 हर एक केजी लगेगा और 33 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और 33, यहां में 14 डाला प्लस 33 डाला तो 2 से मल्टीप्लाई करा 66 हो गया, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 80 आएगा। 66 और 14 देख लो, 66 प्लस 14 क्या आ गया 80 आ गया बराबर। अब यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर 14 बनाता हूं एक्स कंपाउंड ए 14 बनाता हूं 14 केजी और हर एक केजी पे 3 केजी और लग रहा है इंग्रेडिएंट, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया 42। ठीक है, ये कितना है 42, और यहाँ कितना है भाई 33, तो 42 और 33 मिला लो, ये आ गया 75। क्लियर है, देखो मैच कर गया ना, सेटिस्फाई कर गई कंडीशन। जब बोला था मिनिमम तो इतना होना चाहिए, हमने करके भी दिखाया कि 75 से कम नहीं रहने दिया, उतना रखा 75 या उससे ज्यादा हमने बढ़ाया नहीं। खोलो, क्लियर हुआ, क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। मेरा क्वेश्चन तो वही सोल्व हो गया था, मैं तो आपको ग्राफिकल मैथ, यही मेरा आंसर तो यही खत्म है, तो मेरा आंसर तो यही खत्म होता है दोस्तों। पर क्योंकि मेरे को आगे कुछ सोल्व करवाना था और सिखाना था तो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड भी सिखाया। बस आपको ये ड्रॉ करना आ जाए एक बार, उसके बाद कॉर्नर ये इंटरसेक्शन पॉइंट हर बार निकालना पड़ेगा आपको, हर बार। ठीक है, और आपके पास स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया समझ में। ठीक, खत्म हो गया दोस्तों ये क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन हमने खत्म करा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। ठीक है, कहता है आप पेंशन फंड मैनेजर इज कंसिडरिंग, पेंशन फंड मैनेजर जो है वो कंसिडर कर रहा है कि वो इन्वेस्ट करे शेयर ए और शेयर बी में, शेयर ए और शेयर बी के अंदर वो इन्वेस्ट करेगा पैसा, ऐसा वो सोच रहा है। आगे बढ़ते हैं, कहता है शेयर ए ना विल अर्न अ डिविडेंड ऑफ 12% पर एनम। शेयर ए से एक साल में 12% का हम डिविडेंड अर्न करते हैं। ठीक है सर, और शेयर बी से एक साल में 4% का डिविडेंड अर्न करते हैं। ठीक है, ग्रोथ इन अ मार्केट वैल्यू ऑफ 1 ईयर ऑफ अ शेयर ए विल बी 10 पैसा पर 1 इन्वेस्टेड। इसका मतलब समझो कि अगर आप शेयर ए में 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे ना तो एक साल बाद वो 10 पैसे से इंक्रीज हो जाएगा, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, ग्रो हो जाएगी। तो अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट करा आज शेयर ए में तो एक साल बाद उसकी वैल्यू 1.10 पैसा हो जाएगी। सेम एज इट इज कहता है अगर आप बी में 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो उसकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो ग्रो करेगी वो 1.40 मतलब 40 पैसे से ग्रो कर जाएगी, तो मतलब 1.40 हो जाएगा। तो हर 1 रुपए में 10 पैसा बढ़ेगा, मतलब हर 1 रुपए में 10% इंक्रीज हो जाएगी। 10 पैसा का मतलब 10 पैसा इन अ रुपी का मतलब होता है 10%, और 40 पैसा इन अ रुपी का मतलब होता है 40%। तो अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो 10% वैल्यू बढ़ेगी, 2 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो फिर 10% वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो 1,10,000 हो जाएगा, उसके एक साल बाद ग्रो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, he require investing the minimum total sum which will give dividend income of at least 600 per annum and growth of 1 year at least 1,000 in the initial investment।
ये चाहता है ही रिक्वायर्ड इन्वेस्टिंग, वो इन्वेस्ट करना चाहता है। और क्या कहता है, कहता है मिनिमम टोटल सम, कम से कम इन्वेस्ट करके मेरा क्या हो, द मिनिमम टोटल सम विल गिव डिविडेंड इनकम ऑफ एटलीस्ट 600 पर एनम। कि भाई अगर मैं किस तरीके से मैं कितना पैसा शेयर ए में लगाऊं और कितना पैसा शेयर बी में लगाऊं जिससे मेरे डिविडेंड इनकम जो हो एक साल की वो 600 रुपए पर एनम हो जाए। एक साल की जो डिविडेंड इनकम है कम से कम एटलीस्ट कम से कम 600 हो जाए। एटलीस्ट वर्ड जब यूज होता है तो हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम 6, ज्यादा तो कितना भी मैं तो चाहूं जितना हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है दोस्त, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स शेयर वैल्यू है। एक्स पैसा इन्वेस्ट करा शेयर ए में, वाई पैसा इन्वेस्ट करा शेयर बी में, दोनों को मिलाकर जो डिविडेंड इनकम है वो 600 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 600 हो और ज्यादा तो कितनी भी। एंड फिर कहता है ग्रो इन 1 ईयर एटलीस्ट 1000 ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जितना पैसा मैं शुरू में लगाऊंगा उसमें कम से कम 1000 रुपए का तो ग्रोथ मुझे मिले। ठीक है, 1000 रुपए का ग्रोथ मुझे मिले अगर जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो शुरू में लगा रहा हूं। तो जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले कि करना क्या है तो सिर्फ आपको फॉर्मुलेट करना होता है। फॉर्मुलेट मतलब सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन फॉर्मेट में बनाकर दिखा दो, बस इतना ही। बट हम तो पूरा करेंगे भाई। आओ तो क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। सबसे पहले मैं एनालिटिकल टेबल बनाऊंगा। एनालिसिस टेबल लिख लो आप या एनालिटिकल बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्वेश्चन को पढ़कर ना एक टेबल एनालिसिस करना है। सबसे पहले हमारे पे क्या क्या पॉइंट दे रखा है, हमारे को दे रखा है सर शेयर। मेरे पे आपके पास शेयर है जो कि मुझे दे रखे हैं ए और बी, और ये है मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मुझे पूरी करनी है। मिनिमम लिखता हूं अभी, ये मेरे डिविडेंड दे रखा है और ये मेरी दे रखी है ग्रोथ। कैसे बनाते समझ में आया? जैसे पहले था, इसको यहां ना लिखकर यहां लिखो शेयर। इसको लिख दो मिनिमम इनकम, रिक्वायरमेंट नहीं, इनकम इतनी चाहते हैं मिनिमम। देखो शेयर ए में कितना परसेंट डिवीजन मिलेगा एक साल का मुझे, शेयर ए में 12% और शेयर बी में 40%। तो शेयर ए में 12% मिलेगा, तो 12% को मैं अगर वैसे फॉर्मूला में लिखूं तो 0.12 होता है, क्योंकि परसेंटेज में मत लिखो वैसे लिखो। और ये 4% इसका मिलेगा, तो 4% को वैसे लिखूं तो क्या होगा 0.4। कहता है आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कहता है कितना पैसा ए में लगाऊं और कितना पैसा बी में लगाऊं, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूं ए में और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूं बी में, जिनका टोटल डिविडेंड मिलकर मेरा कम से कम 600 रुपए आ जाए। आप समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना पैसा इन्वेस्ट करूं ए में और कितना पैसा इन्वेस्ट करूं बी में, दोनों का डिविडेंड मिलने के बाद इस रेट से जो मेरा डिविडेंड का टोटल होगा वो कम से कम 600 रुपए आ जाए। कितना लगाऊं, कितना पैसा इन्वेस्ट करूं शेयर में ए में और कितना पैसा इन्वेस्ट करूं शेयर बी में, जो मेरा डिविडेंड बन जाए ना एक साल का वो 600 से कम ना हो, मिनिमम 600 तो आ ही जाए, उससे ज्यादा इतना वो चलेगा पर मिनिमम 600 आ जाए। और कितना पैसा ए में लगाऊं जिससे मेरी 0.10% के रेट से ग्रोथ हो रही है, और कितना पैसा मैं बी में लगाऊं जिससे मेरी 40% की रेट हो रही है। कितना पैसा ए में लगाऊं, कितना पैसा बी में लगाऊं, दोनों को ग्रोथ मिलाकर दोनों का जो ग्रोथ होगी एक साल बाद जो पैसा बढ़ेगा वो 1000 रुपए कम से कम बढ़ जाए। समझ में आया? क्लियर है या नहीं है? तो आओ इसको करते हैं। पहले तो सब्जेक्ट टू कंडीशन लिखते हैं, लेट करेंगे, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर बी, शेयर बी में जो अमाउंट में इन्वेस्ट करूंगा, सॉरी शेयर ए में वो एक्स रुपए अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा। कितने रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं, एक्स रुपए, मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है कितना इन्वेस्ट करूं ए में। और आपसे ये तो पूछ रहा है कि कितना पैसा आप ए में इन्वेस्ट करोगे या कितना पैसा आप बी में इन्वेस्ट करोगे जिसका आपका मिनिमम डिविडेंड 1000 रुपए का हो जाए और मिनिमम ग्रोथ 1000 रुपए से बढ़ जाए। ठीक है, वो मैंने कहा एक्स इन्वेस्ट कर दो। और द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर बी में, तो आपका आंसर वाई, मैंने कहा वाई इन्वेस्ट कर दो बी में, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर दो, आपका आंसर आ गया।
ठीक है, तो सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या होगा? सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट क्या होगा? देखो, अगर मैं एक्स पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो एक्स पैसा इन्वेस्ट करने में मेरा 12% का क्या मिलेगा? मुझे डिविडेंड मिलेगा ए पे। अगर मैं एक्स पैसा इन्वेस्ट करता हूं शेयर ए में, एक्स पैसा ये क्या है? एक्स क्या है? ये अमाउंट किस पे इन्वेस्ट कर रहा हूं? ए शेयर पे, तो कितने परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? 12% का प्लस। और अगर वाई पैसा इन्वेस्ट करूं किसमें? शेयर बी में, और कितने परसेंट कितने मिलेगा? 4% का, तो कितने के बराबर आना चाहिए? ये कम से कम 600 या उससे ज्यादा हो जाए। तो ये अमाउंट डिविडेंड का अमाउंट, इसमें से डिविडेंड इसमें डिविडेंड दोनों को मिलाकर 600 के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए, उससे कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट लिखा था, मिनिमम इनकम इतनी हो जाए। तो 12% को ऐसे करूंगा तो क्या होगा? 0.12x प्लस 4% को वाई से करूंगा तो 0.04y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिखा? क्योंकि एटलीस्ट बोला गया था। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम 600, ज्यादा से ज्यादा 600 हो जाए या 600 से ज्यादा हो जाए। 0.40 लिख दिया था यहाँ, 0.04 आएगा। ग्रोथ, एक्स पैसा इन्वेस्ट करूं तो मेरी शेयर ए में तो मेरी कितनी ग्रोथ कितनी होगी? 0.10 पैसे की। और वाई पैसा इन्वेस्ट करूं शेयर बी में तो ग्रोथ कितनी होगी? 0.40 पैसा। कितना पैसा लगाऊं दोनों में जिससे मेरी ग्रोथ 1000 हो जाए या 1000 से ज्यादा हो जाए? कम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट लिखा था ना। तो क्या करेंगे भाई? 0.10x प्लस 0.40y ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 रुपीज। क्लियर है जी? ये बात क्लियर हो गई। अगर ये क्लियर हो गया तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। ये मेरी हो गई, और लास्ट एक बन जाएगी इक्वेशन। इसको मैं मान लूंगा फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं मान लेता हूं सेकंड इक्वेशन, और इसको मैं मान लेता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हमेशा बराबर ऊपर आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसा तो इन्वेस्ट करोगे, नेगेटिव में तो इन्वेस्ट करोगे नहीं। या तो 0 लगाओगे शेयर ए में, या पैसा लगाओगे कुछ, या शेयर बी में 0 लगाओगे या पैसा लगाओगे कुछ। तो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज 0। तो अभी अगली बार मैं नहीं बताऊंगा ये सोल्यूशन, ये हमेशा मैं लिख दिया करूंगा। आप समझ लीजिएगा कि एक्स और वाई जो भी लेट करोगे वो नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो ये एक इक्वेशन यहां बनी है। तो टोटल हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा? तो z इक्वल टू, तो ये देखना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन पढ़कर। कह रहा है ही रिक्वायर्ड इन्वेस्टिंग द मिनिमम टोटल सम, कम से कम इन्वेस्ट करना चाहता है जिससे वो उतना तो अचीव कर पाए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मिनिमम इन्वेस्टिंग। कितना इन्वेस्ट करूं? वो कम से कम, मतलब एक्स उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और प्लस वाई इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहता है कितना टोटल इन्वेस्ट करूं? एक्स इन्वेस्ट करूंगा शेयर ए में, वाई इन्वेस्ट करूंगा बी में, इसको जोड़ दूंगा तो कम से कम इतना इन्वेस्ट करो जिससे आपकी जब एक्स और वाई की वैल्यू आएगी ना तो ये कंडीशन सोल्व होकर आएगी। तो वो एक्स और वाई इन्वेस्ट कर दो, वही आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा जिससे आप 600 रुपए या उससे ज्यादा डिविडेंड कमाओगे, 1000 या उससे ज्यादा ग्रोथ होगी। तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो भी आएगी ना, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो भी आएगी ना दोस्तों, वो इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब वो वैल्यू जो भी आएगी, एक्स में आया कि भाई 50,000, वाई में आया इतना, उतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी 600 और 1000 में मिलेगा। अब ये जानना नहीं चाहते आप क्या आएगी? क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया मेरा आंसर। एज पर स्टडी मेट, एज पर क्वेश्चन हमें बोला था कि फॉर्मुलेट करो, कुछ नहीं बोला था। जब कुछ नहीं बोला जाता तो हमें समझ फॉर्मुलेट करना होता है। सोल्व करने को बोलता करता है, पर ग्राफिकली मेथड से सोल्व करूंगा। आओ सर, क्योंकि मेरे को बताए आपको समझाना है। अब किस में भी आए, मान लो ग्राफिकली आ गया तो आपको आना भी तो चाहिए। ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन में करूंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरे को 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको एक अच्छा सा वो मिल जाएगा कि हाँ चलो आ गया समझ में। आप आओ, टेकिंग इक्वेशन 1, ये 0.12, 0.4 और 600। अगले स्टेप पे क्या करते हैं? इसको 0.12 प्लस 0.04y इक्वल टू 600। क्या करूंगा? डिवाइड बाय 600 बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 600 बोथ साइड। 1 बनाना है ना बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.12x। थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। 0.04y डिवाइड बाय 600 इज इक्वल टू 1। थोड़ा डायरेक्ट, एक स्टेप बचा है। अब ये क्या करेगा? एस की वैल्यू है तो ये 0.12 उठा के 600 के नीचे भेजूंगा, सीधा डिवाइड कर दूं 600 से, तो एस की वैल्यू आएगी 600 को 0.12 से डिवाइड कर दो, 600 डिवाइड बाय 0.12, ये आ गया 5000, तो एस की वैल्यू आ गई 5000।
प्लस y की वैल्यू निकालने के लिए 600 को 0.04 से डिवाइड कर दो, 600 डिवाइड बाय 0.04, ये आ गई 15,000। कोई बात नहीं, इतना मत बोलो, डरो कि x की वैल्यू इतनी ज्यादा आ गई। तो x हमारा आ गया 5,000 और y मेरा आ गया 15,000। जो 5 और 15 होगा ना, वहां मैं ऐसे लाइन करके प्लॉट कर दूंगा, y की जगह 15 डालूंगा, s की जगह पर 5,000 डालूंगा, ऐसे करके लाइन खींच दूंगा। मुझे बाकी का नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। ये एग्जामिनर को समझ जाएगा कि हाँ s की वैल्यू 5,000 है तो y की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू 15,000 है तो s की वैल्यू 0 है। ठीक, टेकिंग इक्वेशन 2, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, क्या आएगा? ये क्या था? 0.10x, 0.10x प्लस 0.40y ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। तो 0.10x प्लस 0.40 है। अगले स्टेप पे इसको इक्वल लिख देंगे सॉल्व करने के लिए, डिवाइडेड बाय 1000, बोथ साइड, दोनों साइड को 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 0.10x अपॉन में 1000 और 0.40xy अपॉन में 1000 इजिकल टू 1। ध्यान से लेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी? 1000 को 0.10 से डिवाइड कर दो, 1000 डिवाइडेड बाय 0.10, ये आ गया 10,000। और 1000 को 0.40 से डिवाइड कर दो, 1000 डिवाइड बाय 0.40, y की वैल्यू आ गई आपके पास 2500 इक्वल टू 1। एक बार और सोल्व करूं, 1000 डिवाइडेड बाय 0.10, 10,000। ठीक है, तो हेयर x इज इक्वल टू 10,000 और y इज इक्वल टू 2500। क्लियर है सर? यहां तक क्लियर हो गया। टेकिंग इक्वेशन थर्ड, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अगले स्टेप पे x बराबर 0 हो जाएगा एंड y बराबर 0 हो जाएगा। ये हमें इंडिकेट क्या करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा ये ग्राफ, ये बताता है बस। ये ग्राफ पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे लाई करता है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन सा होता है? देखो, ये होता है पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो, यहाँ एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो एक्स और वाई इधर पॉजिटिव होते हैं दोनों, इधर एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। इधर इस वाले क्वाड्रेंट पे एक्स नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, इस वाले क्वाड्रेंट पे एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये होते हैं, तो पहले क्वाड्रेंट पे लाई करता है, ये इंडिकेट करता है एक्स 0 वाई 0 क्या है इस वाले पे, तो इस वाले पे लाई करेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ू, ग्राफ बना लेते हैं। देखो सोल्व हो गया ना, ग्राफ बना लो जल्दी से। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स, ये हो गया 0। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 10,000 और इधर वाई की 2500 दिख रही है, और इधर एक्स की 5,000 और वाई की 15,000। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 10,000 है और वाई की 15,000 है। तो कैसे करें? 1,000 2,000 करके कर लेते हैं। 15,000 है तो 15 तक करना पड़ेगा। तो ऐसा करो, आप 2,000 करके करो। तो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये आ गया मेरा 2,000 के लिख रहा हूँ, 4,000, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18। छोड़ो उसको, बाकी को। इधर एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है 10,000 है, तो आप 1,000 से कर सकते हो। 1,000 नहीं, 2,000 से करो, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 2, 4, 6, 8 और 10, 11, 12, 2 के, 3 के, क्या हो गया यार ये? 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 और 12,000। अब बताओ, अब प्लॉट करना है आपको, है ना? तो एस की वैल्यू क्या है इधर? 10,000 और वाई की वैल्यू क्या है? 2500।
एस की वैल्यू 10,000, एस की वैल्यू है 10,000, वाई की वैल्यू 2500, यहाँ पर आएगा ना 2000 और 4000 के बीच में, तो इन दोनों को मिला दो। ये कौन सी क्वेश्चन बनी? इक्वेशन बताना है, ये जो वैल्यू आई थी, इक्वेशन आई थी 0.10 40,000 से ज्यादा, 0.10 x प्लस 0.40 y ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद ऊपर वाली इक्वेशन क्या है? ये रही 0.12 x, सॉरी इसकी x की वैल्यू क्या आई थी? 5000 और 15,000। एस की वैल्यू 5000 कहाँ आएगी? यहाँ पर। और एस की वैल्यू, वाई की वैल्यू 15,000 कहाँ आएगी? यहाँ पर। दोनों को मिला दीजिए सर। ठीक है, और ये आपके पास आया 0.12 x प्लस 0.04 y ग्रेटर देन इक्वल टू 600 रुपये। अब दोनों को देखो, दोनों ग्रेटर देन, ग्रेटर है मतलब आगे की तरफ जाएंगे। दोनों ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है दोस्त? आगे की तरफ जाएंगे। आगे की तरफ जाएंगे मतलब कि भाई ये 600 से आगे की तरफ जाएगा। 600 कहां पड़ेगा? 2000 के इधर, मतलब यहाँ पर कहीं इससे आगे की तरफ जाएंगे, तो इसका साइन यूं जाएगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे बनेगा। और ये भी आगे की तरफ जाएगा, दोनों ग्रेटर देन है। दोनों ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया भाई? ये 1000 से आगे जाएगा, 2000 यहाँ है ना, 1000 से आगे, तो ये ऐसे को जाएगा 1000 से ऐसे। ठीक है, तो दोनों ही डायरेक्शन आपको यूं बढ़ रहे हैं। अब देखो ये डायरेक्शन होगा तो ये पूरा भर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फिल हो जाएगा, यहाँ पर ही फिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन यहाँ, और ये वाला जो डायग्राम है वो यहाँ से फिल होना चालू करेगा। तो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं जो डायग्राम मेरा बन रहा है वो ये वाली लाइन पे बन रहा है, जहां पर दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, और एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ निकला, एक कॉर्नर पॉइंट ये निकला, और एक कॉर्नर पॉइंट आपका यहाँ निकला। पहले आप ये समझो कि आपको ऊपर को ग्राफ चढ़ाना है या नीचे को बनाना है, तो वो डिपेंड करता है ग्रेटर देन और लेस देन पे। अगर ग्रेटर देन है तो वो आगे की तरफ जाएगा, अगर लेस देन है तो वो पीछे की तरफ आएगा। तो दोनों ही केस के अंदर मेरे पे ग्रेटर देन था, मतलब ये वाली वैल्यू 600 से ज्यादा है, ज्यादा लानी है, तो मतलब आगे की तरफ जाएगा। 600 से ज्यादा का मतलब क्या? 700, 800, 900, 1000 ऐसे ना, तो आगे की तरफ। तो आगे की तरफ जाने के लिए मुझे यूं करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने यूं भेजा। यूं मतलब मेरा आगे की तरफ, ये लाइन से आगे की तरफ मेरे भेजा। ठीक है, ऐसे करके। और अगर इसका मतलब क्या है? इधर भी ग्रेटर देन है कि 1000 से आगे हो जाएगा। 1000 से आ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 1000 से आगे आने का यूं करना पड़ेगा। तो जब मैं यूं करूंगा तो ये वाली लाइन से, देखना ये वाली लाइन है, इस लाइन से यहां से यूं करना चालू करूंगा, यहां से यूं करना चालू करूंगा, ये भर जाएगा। और ये वाली लाइन से यहां से यूं करना चालू करूंगा, तो कहां पर मैच करेगी? जब मैं यहां से करूंगा तो ये वाली, इसमें यही फिल होगा, और यहां से करूंगा तो इस वाले पॉइंट में सिर्फ इसी का लाइन का फिल होगा, और ये इस वाले डायरेक्शन पे तीनों का फिल हो जाएगा, दोनों का, इसका भी, इस वाली लाइन का भी, इस वाली लाइन का भी। करके देखेंगे ट्राई। देखो ये क्या कहता है, एरो क्या कर रहा है? यहां जा रहा है ऊपर की तरफ, तो को फिल करो। ये लास्ट बार बहुत अच्छे से समझा देता हूं। देखो ये चीज आपको खुद एक बार बना बना कर देखनी है, तभी कब कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया, बस इतना फिल होगा ये, मतलब ये यहां से सारा फिल हो जाएगा। और ये इस लाइन से, इस लाइन से ऊपर ऊपर ही होगा, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके है। अब इसकी बात कर लेता हूँ, तो ये वाली, तो ये ऐसे इस लाइन से ऊपर ऊपर ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर सिर्फ इस वाले डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, सिर्फ व्हाइट है और येलो, और इस वाले डायरेक्शन में देखो सिर्फ नीला है। तो कहां पर दोनों मिल रहे हैं? सर ये वाले डायरेक्शन पे, जो मैंने पॉइंट बनाए थे। और समझ में आया किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है? ठीक है सर। तो क्या बनेगा हमारा कॉर्नर पॉइंट? देखो पहले तो लाइन बताओ कहाँ बनेगी। ऐसे बनेगी, यहाँ से चालू होगी, ये इधर इतना पूरा पार्ट फिल हो जाएगा यहाँ। और यही दो ऐसे चीज है जहां पर दोनों के दोनों आ रहे हैं। और जहां पर लाइन ड्रॉ करेगी,
उसके कॉर्नर पॉइंट देखेंगे जहां दो लाइन आपस में कट रही है। तो ये लाइन ड्रॉ करिए, यहां से कॉर्नर पॉइंट चालू हुआ, यहाँ एक कॉर्नर पॉइंट आया, फिर यहाँ एक कॉर्नर पॉइंट आया, फिर यहाँ तो कोई है ही नहीं, ठीक है, यहाँ भी कोई नहीं है। तो हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है जो ड्रॉ हो रहा है ना उस जगह पर आ रहे हैं। तो इसको मैंने दे दिया ए नाम, इसको दे दिया मैंने बी नाम, और इसको दे दिया मैंने सी नाम। अब देखो सी मुझे पता है ये 10,000 है, तो ये 10,000 मेरा है ए की वैल्यू और वो 0 है। एस की वैल्यू क्या है मेरी 10,000 है, और वाई मेरा इधर कुछ है नहीं, प्लॉट ही नहीं हुआ, तो वाई की वैल्यू 0। इधर वाई एक्सिस पर वाई की वैल्यू होती है, एस की वैल्यू नहीं होती, तो एस मेरा 0 होगा और वाई मेरे कितने हैं, देखो कितना आया था 16 और 14 के बीच में कितना था, वो 15,000 रुपए था ना। इसको क्या करूंगा, सेम इन दोनों इक्वेशन से बनाता है इंटरसेक्शन, दोनों इक्वेशन को मिलाओगे तभी इक्वेशन आएगी, वो बनेगा। सॉल्विंग द इक्वेशन टू फाइंड आउट पॉइंट बी, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट। उसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। इक्वेशन क्या देखना, ये रही इक्वेशन। तो 0.12x प्लस 0.040y बराबर 600 कर दूं, और इधर ऊपर इक्वेशन क्या है 0.10 0.40 0.10x 0.40y इज इक्वल टू 1000। तो क्या करे, किसी एक को सेम बनाओ, या तो x की वैल्यू को दोनों को, ये तो 0 12 ये भी 12 करो, ये 10 है ये भी 10 करो, दोनों को x और y में से किसी एक को सेम बनाना है। तो मैं पता क्या करूंगा, ये 4 है तो इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 1 से करता हूं, तो 0.04 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.40 हो जाएगा। करके देखो कैलकुलेटर में, करके देखो 0.12 मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 1.2। इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1.2x आ गया, प्लस 0.04 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.4x 40 y आ जाएगा, जो कि नीचे वाले के बराबर हो गया, और 600 को इससे करूंगा तो 6000 हो जाएगा। ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसको चेंज थोड़ा करेंगे, तो 0.10x प्लस 40 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 0.40 y ही रहेगा। देखो आ गया ना एक बराबर। जब एक बराबर आ गया तो हम करेंगे साइन से, दोनों प्लस का है तो अगर एक को डिडक्ट करना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहां से हमने इसको डिडक्ट कर दिया। 1.2 में से 1.2 में से 0.10 जाएंगे, क्या बचेगा 1.1, तो ये 1.1x हो गया इज इक्वल टू, ये भी माइनस का है प्लस का था, तो 6 में से 1 जाएंगे, क्या बचेगा 5000। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए करेगा 5000 डिवाइड बाई 1.1, ये आ गया, एस की वैल्यू आ गई 4545। पॉइंट मारा है 4545 कर दिया राउंड ऑफ करके, क्लियर हो गया। एस की वैल्यू आई तो किसी में भी पुट कर दो, तो मैंने कहता हूं नाउ 0.10x प्लस 0.40y इज इक्वल टू 1000। एस की वैल्यू डालूंगा तो 0.10 एस की जगह पर डाला 4545, 0.40y और ये 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4545 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.10 से तो यह 454.5, इसको उठा के उधर भेज दूंगा, कांस्टेंट है, तो 0.40y इज इक्वल टू 1000 माइनस 54.5। y की वैल्यू निकालने के लिए करना पड़ेगा, पहले तो 1000 में से 454.5 हटाओ, ये आ गया 555.5, और ये 0.40 को डिवाइड कर दो इससे, 0.40 को डिवाइड कर दिया तो आया 13, y की वैल्यू आई 1363.75, तो ये आई x और y का, तो डाल दो सर। देखो तो मेरे यहां पर आया, इसका आया है b का, जो मेरी वैल्यू आई क्या आई पता है, b की वैल्यू में सबसे पहले x की क्या है यार, b कॉर्नर में s की वैल्यू 4545 और y की वैल्यू 1363.75, ये है मेरी 4545.5 s की वैल्यू, मतलब 4500। देखो यहाँ आ रहा है s पे आना, यहाँ आ रहा है 2000 और 4 के बीच में आ रहा है, ये गलत, ये लाइन ड्रॉ गलत हुआ है, ठीक है, ये सही है आंसर, ठीक है, ये आपका सही है। ये ना आपको इन दोनों के बीच में तो दिखा रहा है, पर ये इन दोनों के बीच में नहीं, क्योंकि हमने देखो यहाँ का गैप ज्यादा है और यहाँ का गैप कम है। अगर मैं इस गैप को ऐसे से करता तो इसके आगे निकल जाता, तो ये गैपिंग प्रॉब्लम की वजह से ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, वैसे ये 4 के आगे होगा, इधर होगा ये,
इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा करेक्ट आंसर देते हैं, ठीक है। वैसे आप ये मत देखना कि चारों, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ का गैप ज्यादा है और यहाँ का गैप कम है। सेम गैप लेंगे तब हो, गैप इन द सेंस कि 2004 है, ये देखो ये तो यहाँ से यहाँ इतनी दूर लिया है मैंने, एक पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट इतनी दूर लिया है, यहाँ पर देखो इधर डिस्टेंस देखो कम है, तब जाकर वो दोनों के बीच में दिख रहा है। यहाँ 1363.5 और ये भी इन दोनों के बीच में दिख रहा है, गैपिंग प्रॉब्लम की वजह से तो यहाँ दिखता है, ठीक ठीक है जी। तो बस कॉर्नर पॉइंट निकाल दो आप, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमल। कॉर्नर पॉइंट z इजिकल टू x प्लस वाई था, सिर्फ मिनिमम यहाँ निकालना है, मिनिमम कितना पैसा लगाऊं जिससे मेरा वो अचीव हो पाए। तो पहले मेरा कॉर्नर पॉइंट है ए, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है बी और तीसरा कॉर्नर पॉइंट है सी। जो मेरा ए कॉर्नर पॉइंट है, देखना ऊपर एक कॉर्नर पॉइंट क्या आया, ए है 0 और 15,000 और सी है 10,000 और 0 और 15,000, 10,000 और 0। ये आया था 4545.5 और 1363.75। एक्स प्लस वाई 0 प्लस 15,000 क्या आएगा जी, 15,000 आएगा। 4545.5 प्लस 1363.75, इसका आंसर क्या आएगा, 4545.5 प्लस 1363.75, इसका आंसर आ गया 5909.25। कह रहा इतना पैसा लगाओ या 15,000 लगाओ। 15,000 लगाओगे तब वो दोनों कंडीशन अचीव कर पाओगे, जिसमें 1,000 से ग्रोथ बढ़ेगी और 600 का मिनिमम डिविडेंड होगा। इतना लगाओगे तभी भी कर सकते हो, और अगर 10,000 लगाओगे, क्योंकि 10,000 एक्स की वैल्यू y 0, तब भी कर सकते हो। इन तीनों केस के अंदर आप डिविडेंड 600 रुपए अचीव कर लोगे और 1,000 रुपए की ग्रोथ भी बढ़वा लोगे। तो क्या करूं, कम से कम, उसने पूछा था कम से कम मिनिमम कितनी इन्वेस्ट करूं, इतनी। ये आपके पास आंसर आएगा कि मिनिमम आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन शेयर ए, शेयर ए में कम से कम आपको 4,4545.5 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन शेयर बी में आपको 1363.75 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपका डिविडेंड 600 रुपए कम से कम आएगा और ग्रोथ बढ़ेगी। हम चाहते थे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, नहीं, हम कहते थे मिनिमम। अगर आप 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ बी शेयर में करो, ए शेयर मत खरीदो, ये मतलब है इसका। ए शेयर में 0 इन्वेस्टमेंट करो और ए शेयर में 0 इन्वेस्टमेंट करो और बी में पूरे 15,000 कर दो, ये मतलब है। तो मैंने कहा ये अच्छा नहीं है तरीका, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। या तो आप ए में 10,000 इन्वेस्ट कर दो और बी में कुछ मत करो, ये भी अच्छा नहीं है। दोनों में करो थोड़ा थोड़ा, और कम इन्वेस्टमेंट होगी और सेम प्रॉफिट और सेम डिविडेंड ला कर देगा। प्रूफ करके दिखाऊं आपको, पॉइंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है पर आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा बिल्कुल। 4545.5 करे प्रूफ। 4545.5 का आप अगर 12% निकालोगे और इसका 4% निकालोगे तो डिविडेंड देखना दोनों को मिलाकर 600 आ जाएगा। पॉइंट में है तो ऊपर नीचे हो सकता है। 4545.5 का 12%, यह गया 545.46, और 1363.75 का 4%, यह आ गया 54.55। टोटल करेंगे 545.46 प्लस 54.55, यह आ गया 600.01। हो गया डिविडेंड वाला प्रूफ कि कितनी इन्वेस्टमेंट करूं ए शेयर में और बी शेयर में जिससे मेरा डिविडेंड 600 अचीव हो पाए। हो गया। ग्रोथ का देख ले, हर 1 रुपए में 10% बढ़ेगा। तो इतना पैसा लगाया मैंने, 1 रुपए में 10%, तो इतने में भी 10% बढ़ेगा। मतलब 10 पैसा ग्रो होगा 1 साल में शेयर ए का, अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे। मतलब इसका मतलब 10 पैसा इंक्रीज होगा हर 1 रुपए में, तो इसका मतलब होता है 10% की ग्रोथ। 40 पैसा इंक्रीज होगा हर 1 रुपए में, इसका मतलब 40% की ग्रोथ। तो अगर 4545 का है, इसका 10% निकालूं तो 4545.5 का अगर मैं 10% निकालूं तो ये आ गया 454.55 आया, ठीक है। और 1363.75 का 40% निकालू तो, क्योंकि ये 40% से ग्रो करा था, ये 10% से ग्रो हुआ था और वो वाला 40% से ग्रो हुआ है बी शेयर। तो ये हो गया 545.5।
टोटल कर लेंगे 445.55 प्लस 545.5, यह आ गया 1000.05। देख लो अभी बराबर। क्या चाहता था, ये कितना पैसा लगाऊं, कितना मिनिमम पैसा लगाऊं कि मेरी डिविडेंड इनकम कम से कम 600 हो जाए और ग्रोथ कम से कम 1000 हो जाए। मैंने करके दिखा दिया। मैंने कहा आप टोटल पता है कितना पैसा लगाओ, आप लगाओ 50, क्या आता है कंसेप्ट, 4545.5 प्लस 1363.75। आप कम से कम 5909.25 रुपए लगा दो। जब आप इतने पैसे लगा दोगे तो आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आप मिनिमम डिविडेंड भी कमा लोगे और मिनिमम 600 का डिविडेंड भी कमा लोगे और मिनिमम ग्रोथ 1000 रुपए की भी हो जाएगी। क्लियर है नहीं है? तो दैट द क्वेश्चन। और इस तरीके से हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है कि एग्जैक्ट कितना लगाऊं जिससे मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाए। इसलिए कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। क्लियर है दोस्तों या नहीं आया समझ में? आगे अगर आपको ये दो क्वेश्चन में आज की क्लास में आपको समझ में आए तो अब आप ये वाला होमवर्क करके लाइएगा, ये वाला क्वेश्चन। अब जब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करोगे तो इसमें जो होगा वो 3 बार लेट होगा। एक्स वाई जेड 3 लेट करके है, मतलब यह है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाई था ऐसे एक्स वाई जेड करके 3 बन जाएंगे। होगा ट्राई करना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अगर ये नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना, नहीं तो ये कर ले आना। मैं कह रहा हूं आपको क्वेश्चन सिर्फ ट्राई करने हैं। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बर्डन डालूंगा तो करो ही करो। देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन जो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। नए कॉन्सेप्ट क्या, इसी को कंटिन्यू करेंगे अभी और इसमें सीखेंगे कि कैसे हम फॉर्मुलेट कर सके। ग्राफिकल मेथड आपको समझ में आ गया है अब, तो अब मैं मैक्सिमम टाइम में आपको दूंगा कि फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसी हर क्वेश्चन में ग्राफिकल कराने लगा तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, किसी क्वेश्चन का ग्राफिकल मेथड नहीं आ पाएगा तो आप बताएंगे मुझे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।